के लिए बुला रही होती है। तभी वो एक रूम में एंटर करती है जहाँ पर ऑलरेडी हमारा हीरो गो यूथिंग होता है, जिसे भी किसी ने ड्रग दे दिया होता है। जैसे वो मोमो को देखता है तो कहने लगता है कि तुम वही एंटीडोट हो ना जिसे मेरे सेक्रेटरी ने भेजा है। मोमो मना करने लगती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मेरी एंटीडोट बन जाओ और मेरी हेल्प कर दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर उसके साथ नेक्स्ट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोमो उठती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो बताती है कि तुम्हारे डैड ने मिसेस गो का एक्सीडेंट कर दिया है और वो अभी हॉस्पिटल में है, तो प्लीज़ तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाओ। जो जानकर वो यूथिंग को देखे बिना ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिन चिल्लाते हुए आती है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और तुम यहाँ पर मजे मार रही हो। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो यहाँ पर गो यूथिंग को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो यूथिंग को पहले से ही जानती थी कि ये गो ग्रुप का चेयरमैन है। तो सोचती है कि इसका मतलब कि मोमो ने इसके साथ नाइट स्पेंड की है। मोमो इतनी ज़्यादा लड़की कैसे हो सकती है और वो जाने लगती है। तभी उसका खुरापाती दिमाग तोड़ता है और वो सोचने लगती है कि शायद मोमो को इसकी आइडेंटिटी पता नहीं है, तभी तो चली गई। और जहाँ तक मैंने यूथिंग के बारे में सुना है वो ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए किसी के भी क्लोज आ जाए। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ है और उसका फ़ायदा उठाने का सोचती है और उसके साइड में जाकर लेट जाती है। जब यूथिंग की आंखें खुलती है तो वो उसे देखकर कहने लगता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने कल रात मेरी हेल्प की है। मिन तो बनने लगती है कि आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी वगैरह वगैरह। लेकिन तभी यूथिंग को यहाँ पर जेट पेंडेंट मिल जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि ये तुम्हारा है। मिन सोचने लगती है कि ये तो मोमो का है, लेकिन अकेले मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और वो बोल देती है कि हाँ ये मेरा है, जो कि मेरे पास बचपन से ही है, लेकिन बाद में मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। यूथिंग कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कल ही हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यूथिंग उसी डेट पेंडेंट को देख रहा होता है। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस इस चीज़ के लिए आपको उस लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है कि वो पैसों से भी मान जाएगी। यूथिंग बताने लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये पेंडेंट हमारी ही फैमिली का है। इस लड़की के डैड ने बहुत साल पहले मेरी जान बचाई थी और कल रात इस लड़की ने मेरी जान बचाई, तो मैं इसी से शादी करूँगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस गो मोमो से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे डैड को जेल जाने से बचा सकती हूँ, साथ ही तुम्हारी कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली है उसके लिए 50 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरे सेकंड सन गो यूथिंग से शादी करनी होगी। मोमो को तो बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि ऐसे ही किसी अनजान से कैसे शादी कर सकती है। लेकिन उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या हुआ, यूथिंग तुमसे 10 साल बड़ा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिच भी तो है, तुम इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हो तो उसमें क्या बुराई है। और मिसेस गो भी उसे फोर्स करने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे डैड को सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा और तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होगी वो अलग। तो यहाँ पर डैड भी उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें शादी करनी ही होगी, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम्हारी बारी है रीपे करने की। तो वो मान जाती है। मिसेस गो कहती है कि तुम घर जाकर अपना सामान पैक कर लो, मेरे सर्टिफिकेट में कलेक्ट कर लूँगी, तुम्हें मेरा आदमी आ जाएगा रिसीव करने के लिए। हॉस्पिटल से बाहर आकर मोमो सोच रही होती है कि मैंने तो अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं है, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा, और वो घर जाने के लिए एक कैब बुक करती है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है और वो कैब समझकर उसमें जाकर बैठ जाती है। एक्चुअल में वो कार यूथिंग की होती है। असिस्टेंट उसे बताता है कि आप गलत गाड़ी में बैठ गई है, तो वो सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कैब कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ पर यूथिंग उससे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो एड्रेस बता देती है और वो जाने लगते हैं। मोमो सोचती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। ये कार का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर यूथिंग को कल रात वाली लड़की की फीलिंग आती है, वही मोमो तो उसमें खो ही जाती है। असिस्टेंट उन दोनं को अलर्ट करता है। यहाँ पर मोमो सोचने लगती है कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, मैं किसी स्ट्रेंजर को लेकर फीलिंग नहीं रख सकती, जिसके बाद वो लोग उसे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर मोमो देखती है कि उसने अपना जेट पेंडेंट कहीं खो दिया है। वही दूसरी तरफ यूथिंग उसी जेट पेंडेंट को फिर से देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि मैं सही बोल रही है या नहीं। तभी यूथिंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ ली है और मेरे सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं, वो आज से ही तुम्हारे घर शिफ्ट होने वाली है, तो मुझे अच्छे से ट्रीट करना। जो जानकर यूथिंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ के रूप में उसकी मॉम ने उसके लिए स्पाई ढूंढी है। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पहले घर चलो, मुझे उस स्पाई से पहले डिवोर्स चाहिए। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो यहाँ पर मोमो भी पहुंच चुकी होती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। यूथिंग उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम इसलिए मेरी कार में आई थी क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा था, वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था, और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। वो कहती कि ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप दिखते कैसे हैं, तो मैं आपको ट्रिक करने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ। यूथिंग उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो साइन करने से मना कर देती है। वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम चैन मोमो है और तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, जिसके लिए मेरी मॉम ने 50 मिलियन दिए हैं। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 50 मिलियन दे दूंगा, लेकिन तुम इन पर साइन कर दो। वो कहती है कि मैं साइन नहीं कर सकती, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी मॉम से बात कर लीजिए। और मन में सोचने लगती है कि बात सिर्फ 50 मिलियन की नहीं है, अगर मैंने साइन कर दिया तो मेरे अडॉप्टेड डैड को पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती।
यूथिंग कहने लगता है कि मैंने तुमसे बहस करने के लिए नहीं कहा है, चुपचाप साइन करो, लेकिन वो मना कर देती है कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम तो दो, उस दिन मेरे साथ रहो, अगर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो पाया तो मैं साइन कर दूंगी। लेकिन यूथिंग अपने बटलर से कहता है कि इसे और इसके सामान को घर से बाहर फेंको और वहाँ से जाने लगता है। मोमो सोचती है कि मैं अपने डैड को चल नहीं जाने दे सकती और उसे रोकने लगती है और कहती है कि मैं एक बहुत अच्छी वाइफ बन सकती हूँ, प्लीज़ मुझे 3 मंथ का टाइम दो। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे दूर कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसे बटलर उसे देखने के लिए आता है तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है ताकि उसे यहाँ से जाना ना पड़े। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मॉम पहुँचती है। यूथिंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। मॉम कहती है कि अभी तुम्हारी शादी हुई है और मुझे पता चला कि तुम डिवोर्स लेना चाह रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मोमो के बीच में अभी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम कुछ दिन साथ तो रहो। अगर 3 महीने के अंदर भी तुम्हारे बीच कोई भी फीलिंग डेवलप नहीं हुई तो मैं डिवोर्स के लिए एग्री हो जाऊँगी। लेकिन यूथिंग कहता है कि मुझे अभी डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ, जो जानकर मोमो को थोड़ा बुरा लगता है। और मॉम कहने लगती है कि तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने पहले ही पता कर लिया है, वो हमारी फैमिली के लायक बिल्कुल भी नहीं है, मोमो ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तभी मॉम की नज़र उसके पैर पर जाती है और मॉम पूछने लगती है किसने तुम्हें बुली किया, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि एक्सीडेंटली मेरा ही पैर ट्विस्ट हो गया था जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है। यूथिंग सोचने लगता है कि ये मेरी कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर मॉम यूथिंग को अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहती है और आज ऑफिस में मीटिंग करने के लिए मना करती है। मोमो कहने लगती है कि मिसेस गु, अगर मिस्टर यूथिंग को कुछ काम है तो वो जा सकते हैं। मॉम कहने लगती है कि तुम मुझे मिसेस गु क्यों कह रही हो, यूथिंग और तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम मुझे मॉम कहो और यूथिंग को मिस्टर यूथिंग नहीं बल्कि हस्बैंड कहो। तो वो ओके बोल देती है, लेकिन यूथिंग को तो मॉम के तमाशे से काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बटलर को मोमो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर मॉम मोमो से कहने लगती है कि 3 महीने के अंदर तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढ कर देना पड़ेगा यूथिंग के खिलाफ, ताकि मैं उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा पाऊँ, वरना तुम्हारी फैमिली बेकाम से। मोमो सोचने लगती है कि कैसी मॉम है ये, खुद के ही बेटे को चेयरमैन की पोस्ट से क्यों हटाना चाहती है और मुझे उसकी स्पाई क्यों बनाना चाहती है। आखिर इन दोनों माँ बेटे के बीच में प्रॉब्लम क्या है। एक सीन में ड्राइवर मोमो को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। वो कंपनी के सामने गाड़ी रोककर कहता है कि आप यही वेट करना, मैं अभी आता हूँ। एक्चुअल में उसे यूथिंग को कोई फाइल देनी थी। यहाँ पर मोमो देखती है कि यूथिंग कुछ लोगों के साथ कंपनी से बाहर आ रहा है, तो वो सोचती है कि अगर इसकी रेपुटेशन अच्छी है तो ये मुझे दूर नहीं कर सकता सबके सामने, यही अच्छा मौका है इसकी वाइफ बन के रहने का। और वो गाड़ी से बाहर आकर सबके सामने उसे हबी कहने लगती है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आपको पिक करने आई हूँ, लेकिन वो उसे दूर कर देता है। और ड्राइवर भी आकर कहने लगता है कि मैडम मैंने आपको कार में ही वेट करने के लिए कहा था ना, आप यहाँ पर क्यों आई हैं। लेकिन वो फिर से उससे चिपकते हुए कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो क्या मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकती हूँ। यहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि अच्छा आप मिस्टर गु की वाइफ है और उसे हेलो कहने लगती है। यहाँ पर सभी लोग मिस्टर गु को अपनी वाइफ के साथ जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूथिंग उसे पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारा यही पर्पस था ना कि बाहर के लोगों को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सच में मिसेस गु हो, तुम सिर्फ एक स्पाई हो जैसे कि मेरी मॉम ने अरेंज किया है। और ड्राइवर को उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोमो भी उसके पीछे जाती है। इसी चक्कर में वो गिर जाती है। वो उठकर उससे कहने लगती है कि तुम एडमिट करो या ना करो, मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। और उसके पास जाकर कहने लगती है कि रात को चुपचाप घर आ जाना, अपनी उस लवर के पास जाने का सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया ना तो इसका मतलब कि तुम मैरिज में चीटिंग कर रहे हो, जो कि कमीने लोग करते हैं। और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। यूथिंग कहता है कि हो गया तुम्हारा, आप चुपचाप घर चले जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। कार में मोमो गुस्सा कर रही होती है कि ये मुझे हमेशा स्पाई क्यों कहता रहता है, तो ड्राइवर से बताता है कि एक्चुअल में मिसेस गु सेकंड मास्टर की रियल मॉम नहीं है, वो उनकी स्टेप मॉम है। और जो गु ग्रुप है उसे मिस्टर गु ने खड़ा किया है, लेकिन उनकी स्टेप मॉम चाहती है उसका चेयरमैन उनका ग्रैंडसन बन जाए, जो कि सेकंड मास्टर का हाफ नेफ्यू है। क्या आपको सच में ये सब कुछ नहीं पता था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था। ड्राइवर बताता है कि वैसे भी एक लड़की है जिसे मास्टर पसंद करते हैं, जो सुनकर मोमो को बुरा लगता है। वो सोचने लगती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, अभी ये जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। नेक्स्ट सीन में यूथिंग मिन के घर पर होता है, मतलब ये विला उसी ने मिन को दिया होता है। यहाँ पर मिन आकर उसे चिपकने लगती है और डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है, तो वो कहता है कि मैं जल्दी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगा। तो वो उसे आज रात अपने साथ ही रुकने के लिए कहने लगती है, जो सुनकर वो मोमो की बात याद करने लगता है कि चुपचाप रात को घर आ जाना, मैरिज में चीटिंग मत करना। तो वो मिन से कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो कहती है लेकिन आप तो मुझसे शादी करने वाले हो ना। वो कहता है लेकिन हमारी शादी अभी हुई नहीं है और मैं लेट हो रहा हूँ, और उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसमें मिन को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है कि मैं मिस्टर यूथिंग को अपना बना कर रहूँगी। नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ऑलरेडी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो क्या मैं उसे डिवोर्स ले सकती हूँ। वो मेरे साथ रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतने रिच मैन को डिवोर्स देने का कैसे सोच सकती हो, और हम लोग मिसेस गो को कैसे हैंडल करेंगे। तुम इस बारे में सोचना भी मत, वरना मेरा और तुम्हारे डैड का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये बोलकर मॉम कॉल कट कर देती है। मोमो तो यूथिंग पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, हमेशा उसी में गुस्सा रहता है, लेकिन मैं भी कौन सा बड़ा तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारी मॉम ने ही मुझे मजबूर किया है। और उसे गालियाँ देने लगती है, उसे कमीना अंकल वगैरह कहने लगती है। तभी यहाँ पर यूथिंग आ जाता है और ये सब कुछ सुन लेता है। उससे कहने लगता है कि क्या कह रही थी तुम,
वो पूछने लगती है कि तुम कब आए। वो पूछता है कि तुम कमीना और अंकल किसे बोल रही थी। मोमो सोचने लगती है और अगर कहा भी तो तुम्हें तो नहीं कहा होगा। तुम तो इतने ज़्यादा हैंडसम हो, टॉल हो, रिच हो। मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मेरी तुमसे शादी हुई। उसे काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगाने लगती है, लेकिन यूदिन को अच्छे से पता था कि वो उसे ही बोल रही थी, इसलिए उसे कहता है कि तुम अकेले ही क्रॉल करते हुए घर पर पहुँचना, और बटलर को वहाँ से लेकर चले जाता है। मोमो कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। इधर बटलर यूदिन को बताता है कि मैडम को तो पता ही नहीं था कि आप अपनी मॉम के स्टेपसन हैं। वो कहता है कि वो बस हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रिटेंड कर रही होगी। बटलर कहता है लेकिन आपके आने से पहले उन्होंने अपने घर फ़ोन किया था और वो खुद ही आपसे डिवोर्स लेकर घर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें फोर्स किया जा रहा है। वो कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए और तुम मुझसे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी होती है। उसे क्लियर तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद उस दिन यूथिंग के साथ मिल नहीं बल्कि मोमो थी। वो सोचता है कि मुझे जल्दी इस फुटेज को ठीक करवाना होगा और क्लियरली इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। इधर मोमो के हाथ में डिवोर्स एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर वो बटलर की बात याद करती है कि अगर आपने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो मास्टर आपकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देंगे। मोमो सोचने लगती है कि अगर मैंने साइन किया तो इसकी मॉम मेरे डैड को जेल भेज देगी, और अगर मैंने साइन नहीं किया तो ये मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे इससे बात करनी ही होगी। वो उसे जाकर काफ़ी आवाज़ लगाती है, लेकिन वो गेट नहीं खोलता तो वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो स्लीपिंग पिल्स देखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि यूदिन को इंसोम्निया है। तभी यहाँ पर अचानक से यूदिन आ जाता है तो वो डर जाती है। यूदिन बाथरूम में होता है और जब वो उसकी बॉडी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। यूदिन उसके क्लोज आकर कहने लगता है कि देख लिया तुमने। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है और बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करने आई हूँ डिवोर्स के बारे में। लेकिन वो उसे वहाँ से दफा हो जाने के लिए घेरा है और जाने लगता है। मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है, इसी चक्कर में उसके ऊपर गिर जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है, लेकिन यूदिन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, और अपना बाथरूम खोलने लगता है। वो तो डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यूदिन स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और जानबूझकर उसे किस करने के लिए चाहता है। मोमो से रोक देती है कि अभी मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ, हम नेक्स्ट टाइम करते हैं ना। यूदिन तो सोच में पड़ जाता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोमो खुद पर ही गुस्सा करने लगती है कि मैंने उसे मना नहीं करना चाहिए था। वैसे भी शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ बेड शेयर करते हैं, अगर मैं उसे मना नहीं करती तो शायद वो मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता। और इधर यूदिन भी मोमो के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस लड़की के लिए फील क्यों कर रहा हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट घर पहुंचता है यूदिन को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि मास्टर अभी अपनी वाइफ के साथ रूम में है, और वैसे भी अभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उनके गुस्से की वजह से उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, तो उन्हें कोई भी ऐसी न्यूज़ मत देना जिसकी वजह से उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़े। तो असिस्टेंट सोचता है कि मैं सब कुछ अच्छे से पता करने के बाद ही बॉस को बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में यूदिन को डिज़ाइन देखकर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो कहता है कि इन्हें तो हम फोकट की ही सैलरी दे रहे हैं, और सभी को फायर करने का बोल देता है और न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छे डिज़ाइनर को हायर करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर बटलर मोमो का सामान लेकर आता है, उसके हाथ में एक फाइल भी होती है। तो यूदिन पूछने लगता है कि ये क्या है। बटलर बताता है कि ये मैडम की है। असिस्टेंट नोटिस करता है कि उसमें कुछ डिजाइन बने हुए हैं, तो यूदिन चेक करने लगता है और उसे मोमो के डिजाइन काफ़ी पसंद आते हैं। वो सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की इतनी अच्छी आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है, और वो बटलर को उसे कंपनी लाने के लिए कहता है। जब मोमो कंपनी पहुंचती है तो वो सोच रही होती है कि आखिर इसने मुझे कंपनी क्यों बुलाया है, अब क्या सबके सामने मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स करने वाला है। यहाँ पर मीटिंग में सभी को मोमो के डिज़ाइन दिखाए जाते हैं, जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। असिस्टेंट सभी को बताता है कि ये मिसेस गुल ने डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर यूदिन मुझे अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइन करने के लिए कह रहा है और कहता है कि इसके बदले तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मिल जाएगी। लेकिन मोमो सोचती है कि ये अच्छा मौका है इसके साथ रहने का। वो कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास एक ही कंडीशन है कि मैं 3 मंथ के लिए तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगी। असिस्टेंट यूदिन को समझाने लगता है कि बॉस ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 3 ही महीने की तो बात है, और मन में सोचने लगता है कि इससे मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ पर यूदिन भी 3 महीने उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जाने लगता है तो मोमो से रुक कर कहने लगती है कि मेरी कुछ और कंडीशंस हैं, और बताने लगती है कि इन 3 महीनों तक मुझे तुम बिल्कुल डियर वाइफ की तरह ट्रीट करोगे, बिल्कुल भी क्रूर बिहेव नहीं करोगे, और इस बात तो बिल्कुल नहीं समझोगे मुझे। वो उसकी ये कंडीशंस मान जाता है, कहते कि हो गया तुम्हारा। लेकिन वो कहती है कि एक और चीज़ है, तुम अपने इस लवर से भी नहीं मिलोगे। लेकिन वो उसकी इस कंडीशन को नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है, और मोमो से कहने लगता है कि तुम्हारा क्या यहीं रहने का इरादा है। तो वो कहती है कि उस दिन तुमने मुझे सबके सामने पुश किया था ना, तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। तो वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है यही तो तुम चाहती थी। उन्हें देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर वो अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तभी यहाँ पर मिन भी यूदिन के लिए लंच लेकर आती है और वो मोमो को देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में यूदिन की वाइफ मोमो ही है। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी।
कार में यूतिंग मोमो से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, तो वो कहती है कि हाँ मुझे नीचे उतारो, लेकिन तब तक यूतिंग सो जाता है। तो वो उसे जगाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ आप बॉस को सोने दो, क्योंकि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो कई सालों से ठीक से सो नहीं पाए हैं। तो मोमो उसे सोने देती है और उसे देखकर सोचती है कि ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है ना। जब तक वो सोता है तब तक मोमो ऐसे ही बैठी रहती है, बेचारी तो थक जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो मोमो कहती है कि अब जब तुम उठ चुके हो तो प्लीज़ मुझे छोड़ोगे, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से भाग जाती है। यूटिंग असिस्टेंट से पूछने लगता है कि मैं कितनी देर से सोया हूँ। असिस्टेंट बताता है कि आप 2 घंटे से सोए हैं और मैडम ने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। वो कहता है कि पता नहीं, मैं जब भी इसके क्लोज जाता हूँ मुझे इतना फैमिलियर क्यों फील होता है। नेक्स्ट सीन में मिन मोमो को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। मोमो कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने मेरी चीज़ें चुराई हैं। वो कहती कि मैंने तुम्हारी कौन सी चीज़ चुराई है, माना कि मैं तुम्हारे साथ हाउस शेयर करती थी, लेकिन मैंने भी रेंट दिया है और घर की सफाई भी पूरी करती थी, मैंने तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चुराई है। मिन मोमो को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मोमो मना कर देती है। तो मिन उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, और मुझे ये भी पता है कि उस दिन तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए क्लब में नहीं आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को उस नाइट के बारे में बता दूंगी। मोमो कह रही है कि तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कैसे कर सकती हो, आखिर तुम मेरी फ्रेंड हो, हम दोनों ऑर्फनेज में साथ में रहते थे, और उस दिन भी क्लब में मैं तुम्हारा ही काम करने के लिए गई थी, और उन लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करा दी थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था, और तुम उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मिन कहती कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ भी पता चले तो तुम चुपचाप क्लब में मुझसे मिलने के लिए पहुंच जाना। तो मोमो को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद मैंने एक फ्रेंड नाम के बंदे को कॉल करती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मोमो मिन से मिलने के लिए पहुंचती है और सोच रही होती है कि इतनी घटिया लड़की के साथ मैंने फ्रेंडशिप रखी थी जो मुझे ही ब्लैकमेल कर रही है, पता नहीं उसका पर्पस क्या है। वो उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए रूम में जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट उसे देख लेता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, यहाँ पर मिन नहीं बल्कि वेंग होता है। वो वेंग को देखकर कहती है कि तुम कौन हो और मिन कहाँ पर है। वेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिन यहाँ पर आएगी, और उसकी मिन से बात करवाता है। मिन भी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत बड़ी इडियट हो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, बस तुम्हें फ्रेम करना चाहती हूँ। मोमो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मिन उसे बता देती है कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा चलती हूँ। हम दोनों ही ऑर्फन थे, लेकिन तुम्हें एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हारी शादी भी एक रिच फैमिली में हो गई। तुम हर चीज़ में मुझसे हमेशा आगे ही रही हो। मोमो को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपनी फ्रेंड मानती रही और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वेंग उसे जाने नहीं देता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट यूरिन को लेकर आ जाता है। यूरिन बाहर खड़े होकर सुनने लगता है कि आखिर मैटर क्या है, लेकिन जैसे ही उसे मोमो के चिल्लाने की आवाज़ आती है वो जल्दी से अंदर जाता है और वेंग को दूर हटाता है। वेंग उस पर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यूरिन है तो वो रुक जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी बच के वो भाग जाता है। यहाँ पर मोमो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो यूरिन को हक कर लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। यूरिन कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। यूरिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जो डॉक्टर होता है वो यूरिन का फ्रेंड भी होता है। वो बताता है कि कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो जानकर यूरिन को रिलीफ फील होता है तो वो कहने लगता है कि इसलिए तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ 3 मंथ के लिए कॉन्ट्री मैरिज करवाई है ना, फिर तुम इसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि भले ही 3 मंथ के लिए, लेकिन है तो मेरी वाइफ ही, और किसी को भी हक नहीं है जो मेरी वाइफ को हर्ट कर सके। और वो अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि सीसीटीवी जो बंदा मैंने तुम्हें दिखाया था उसने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, क्या तुम उसे जानते हो। तो वो बताता है कि वो वेंग फैमिली का नाजायज बेटा है और वेंग फैमिली रिच फैमिलीज में से एक है। अगर तुम वेंग को हर्ट करते हो तो तुम सीधा सीधा वेंग फैमिली से पंगा लेते हो। यूथिंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच भी करने की, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर वेंग मिन को कॉल करके बता देता है कि मोमो को यूथिंग ने बचा लिया है और कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मोमो यूथिंग की वाइफ है, इसका प्रेडिक्ट तो तुम्हें करना ही होगा। तो वो उसे एक रूम अरेंज करने के लिए कहती है, लेकिन एक्चुअल में उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मोमो इतनी लकी कैसे हो सकती है कि वो इस बार भी बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इधर जब मोमो को होश आता है तो यूथिंग उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। मोमो सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको बताया कि मैंने फ्रेम किया था तो डेफिनेटली मैंने ऐसे मेरे वन नाइट स्टैंड के बारे में बता देगी और उसके बाद शायद ये मुझे घर से निकालते हैं, तो मेरे डैड के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकती। तो मोमो उसे बताती है कि मैं किसी से मिलने गई थी। वो पूछता है कि तुम किससे मिलने गई थी, लेकिन मोमो उसे नहीं बताती और कहती है कि ये प्रॉब्लम मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगी, प्लीज़ तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो। यान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे कुछ नहीं बता रही और कहता है कि बटलर तुम्हें घर छोड़ देगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में बटलर भी उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे भी कुछ नहीं बताती। तो बटलर आकर यूथिंग को बताता है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है, शायद उनका अपना कोई रीज़न होगा, लेकिन यूथिंग कहता है कि वो चुके से किसी आदमी से मिलने के लिए गई थी, ये तो चीटिंग हुई ना। बटलर कहता है कि आपको अपनी वाइफ का कैरेक्टर अच्छे से पता है और आपने खुद ने भी देखा था कि वही उसके साथ बदतमीजी कर रहा था।
सोचने लगता है, मोमो सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको बताया कि मुझे मैंने फ्रेम किया था तो डेफिनेटली मैंने ऐसे मेरे वन नाइट स्टैंड के बारे में बता देगी और उसके बाद शायद ये मुझे घर से निकालते हैं तो मेरे डैड के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकती। तो मोमो उसे बताती है कि मैं किसी से मिलने गई थी। वो पूछता है कि तुम किससे मिलने गई थी, लेकिन मोमो उसे नहीं बताती और कहती है कि ये प्रॉब्लम मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगी, प्लीज़ तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो। यान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे कुछ नहीं बता रही और कहता है कि बटलर तुम्हें घर छोड़ देगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में बटलर भी उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन मोमो उसे भी कुछ नहीं बताती। तो बटलर आकर यूतिंग को बताता है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है, शायद उनका अपना कोई रीज़न होगा, लेकिन यूतिंग कहता है कि वो चुपके से किसी आदमी से मिलने के लिए गई थी। ये तो चीटिंग हुई ना। बटलर कहता है कि आपको अपनी वाइफ का कैरेक्टर अच्छे से पता है और आपने खुद ने भी देखा था कि वही उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो सोचने लगता है कि कहीं मॉम ने तो ये सब कुछ नहीं करवाया। वो कॉल अटेंड करता है तो मॉम कहने लगती है कि नेक्स्ट मंथ फैमिली गैदरिंग होने वाली है जिसमें तुम्हें अपनी वाइफ को लेकर आना है। तो वो ओके बोल देता है और वो बटलर को मोमो को बुलाने के लिए कहता है। मोमो उसके पास आती है तो वो कहने लगता है लेट्स ट्राई इट। वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है कि हम लीगल कपल है और तुम्हें तो पता है कि लीगल कपल साथ में बेड शेयर करते हैं और हम लोग अभी भी सेपरेट बेड पर सोते हैं। मोमो तो बहाना मारने लगती है लेकिन वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उसे साथ में सोने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर बहाना बनाने लगती है कि मैंने शावर नहीं लिया है तो मुझे बस 10 मिनट तो मैं अभी आती हूँ, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे अभी भी नहीं जाने देता और अपने पास सुला लेता है। मोमो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि पता नहीं ये क्या करने वाला है, लेकिन यूरिन को उसकी फ्रेगनेंस से काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि पता नहीं जब भी मैं इसके क्लोज होता हूँ तो मुझे इतना रिलैक्स क्यों फील होता है। वही मोमो सोच रही होती है कि क्या इसने मुझे एज अ पिलो यूज़ करने के लिए बुलाया है। वो उसके क्लोज जाने लगता है तो वो डरने लगती है कि कहीं इसे पता चल गया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। तो वही यूरिन सोच रहा होता है कि क्या मैं इसके लिए फील करने लगा हूँ, लेकिन अचानक से वो उठ जाता है। मोमो सोचती है कि अचानक क्या हो गया। इधर हम मिन को देखते हैं जो कि वेंग के साथ होती है। वेंग उससे पूछ रहा होता है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। यूटिंग ने तो ऑलरेडी शादी कर ली है। वो कह रही है कि यूटिंग ने मुझसे कहा है कि वो डिवोर्स लेकर मुझसे ही शादी करेगा, बस तुम उस मोमो को मेरे रास्ते से हटाने में हेल्प करो। इस मॉर्निंग यूटिंग और मोमो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बटलर आकर बताता है कि मुझे मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है क्योंकि उनकी लेग की इंजरी अभी ठीक नहीं हुई है। यूटिंग मोमो को देखकर सोचने लगता है कि कल रात इस लड़की की वजह से मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई, और वो बटलर से कह रहा है कि अपने साथ बॉडीगार्ड को भी लेकर जाना और मेरी वाइफ को अकेले मत छोड़ना। ये बोलकर वो चला जाता है। बटलर मोमो से कहने लगता है देखो मास्टर आपकी कितनी केयर करते हैं। मोमो कहती कि हाँ, और सोचने लगती है कि काश कि इसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड ना होती, मैं इसे कभी डिवोर्स ना देती। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और वो देखती है कि मिन ने उसके डिज़ाइन को अपने नाम से पब्लिश कर दिया है, और तभी उसे मिन कॉल भी कर देती है। मोमो गुस्सा करने लगती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे कॉल कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मिन कहती है कि मैं भला किस चीज़ से डरूंगी, और उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे वन नाइट स्टैंड के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मोमो कहती है कि इस बारे में हम मिलकर बात करते हैं, और वो उसे हॉस्पिटल के पीछे वाले गार्डन में 3 बजे बुलाती है, जिसके लिए मिन भी मान जाती है। नेक्स्ट दिन में मोमो उस गार्डन में पहुँचती है और वहाँ से वो बटलर को जाने के लिए कहती है कुछ काम से। बटलर कहता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो कहती है कि बॉडीगार्ड है ना मेरे साथ, तो बटलर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड से पूछती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वो हाँ कहता है। तो वो बताती है कि अभी एक लड़की आने वाली है जिसने मुझे क्लब में फ्रेम किया था, बस मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना, मुझे उसे सबक सिखाना है। तभी यहाँ पर मिन आ जाती है और उस पर हंसने लगती है कि तुम अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आई हो, क्या मुझे मानना चाहती हो। शायद तुम भूल रही हो कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है। लेकिन मोमो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है जो कि मिन को पकड़ लेता है, और मोमो उसे थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि इतने सालों से हम लोग साथ में हैं और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी बुरी होती रहूँगी। मिन कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, अगर उसे पता चला ना कि तुम इस तरह से मुझे बुली कर रही हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन मोमो तो उसे नील डाउन करवा देती है और कहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर की तरह माना और तुमने मुझसे जेलस होकर मुझे उस दिन क्लब में फ्रेम किया और यहाँ तक कि मेरे डिज़ाइन भी चुरा लिए। तुम्हें तो आज मैं सबक सिखाऊंगी। और उसका जैकेट हटाकर वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि तुम भी तो मेरे साथ यही करने वाली थी ना। मिन बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि गुयू तिंग है, और उसे पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मोमो हंसने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को अपना मैन बता रही हो, बस तुम इमेजिन करती रहो और मैं भी देखती हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहाँ पर काम मिलता है। तभी यहाँ पर यूटिंग पहुँच जाता है। मोमो तो उसे हस्बैंड कहने लगती है, लेकिन वो जाकर मिन की हेल्प करने लगता है। मिन तो यहाँ पर बनने लगती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, ये मेरा वीडियो बना रही थी और मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यूटिंग मिन को उठाकर ले जाने लगता है। मोमो उसे रोकती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन यूटिंग उसे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। मोमो उसे रोकने लगती है, इस चक्कर में गिर भी जाती है। यहाँ पर बटलर उसे संभालता है और कहता है कि आपने मिन को बुली क्यों किया, आपको नहीं पता वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है।
मोमो कहने लगती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी वुमन है। यूथिंग कहता है कि हाँ, और अब जब तुम्हें पता चल चुका है तो बेटर होगा कि तुम मिसेस गू की पोजीशन छोड़ दो। और बटलर से कहता है कि इसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लेना, और वहाँ से चला जाता है। बेचारी मोमो को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर भी इवेंट बनने लगती है कि इसने मुझे बहुत पिटवाया, मेरा तो फेस ही खराब हो गया, अब मेरे करियर का क्या होगा। यूथिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, छोटी सी इंजरी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो कहने लगती है कि मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे मैं कैसी भी दुखी तुम मुझसे ही शादी करोगे। मोमो को तो उसकी ये नौटंकी देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और वो कहने लगती है कि तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रही हो, वो तुम ही थी जिसने मुझे क्लब में बुलाया था और फ्रेम किया था। मिन कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। यही मेरा वीडियो बना रही थी और मुझे थ्रेटन कर रही थी, क्योंकि इसे पता चल गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए फोर्स कर रही थी। ये दिन भी मिन की बातों पर ही भरोसा करता है और बटलर को डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए कहता है। मोमो को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना कि इसी ने मुझे फ्रेम किया था, तो यूथिंग कॉल करके पता करने के लिए कहता है कि आखिर रूम किसके नाम से बुक हुआ था। बटलर कॉल करके पता करता है तो पता चलता है कि रूम तो मोमो के नाम से ही बुक था। मोमो तो सॉफ्ट हो जाती है और समझ जाती है कि मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। कहने लगती है कि देखा तुमने, ये सब कुछ इसी की प्लानिंग थी और अब यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। मोमो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, खुद किसी आदमी को खुद को हर्ट करने के लिए क्यों बुलाऊंगी। मिन कहती है क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये तुम्हें मेरी वजह से डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन तुम इसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, इसीलिए तुमने ये सब प्लान किया था मुझे फंसाने के लिए। मोमो कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, वो लड़की जिसने मेरे डिज़ाइन चोरी किए वो मुझ पर ही ब्लेम डाल रही है कि मैं उसे फंसा रही हूँ। मिन कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे कोई डिज़ाइन नहीं चोरी किया और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मोमो कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड रह चुकी है, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम बॉडीगार्ड से पूछ सकते हो। लेकिन मिन कहने लगती है कि ये बॉडीगार्ड भी तो इसी का है, तो इसी की साइड लेगा, और हेडेक का ड्रामा करने लगती है। तो वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उसे मोमो पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे खींचकर बाहर ले जाता है। मिन तो काफ़ी खुश होती है। इधर ये दिन मोमो पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। मोमो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई वाइफ नहीं मानता। तभी यहाँ पर बटलर आकर मोमो की हेल्प करता है और उसे व्हील चेयर पर बिठाता है, और वो यूथिंग को साथ रहने के लिए कहता है कि आप पहले इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए। और वो मोमो को लेकर जाने लगता है, लेकिन यूथिंग उसे रोकता है और उसे मिन की वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। तो वो अपने लॉयर को कॉल करके रात को घर पर डिवोर्स एग्रीमेंट लाने के लिए कहता है, लेकिन मोमो साइन करने से साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे 3 महीने दिए हैं और तुमने प्रॉमिस भी किया था कि तुम इन 3 महीनों में मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, लेकिन तुम अपनी मिस्ट्रेस के लिए मेरे साथ क्रूल हो रहे हो। और मिन के बारे में भला बुरा कहने लगती है। तो यूथिंग फिर से उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो उसे बता देती है कि सच में मिन ने ही मुझे ब्लैकमेल किया था, कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो वो तुम्हें बता देगी। यूथिंग पूछने लगता है कि क्या बता देगी, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है और सोचने लगती है कि मैं इसे सच्चाई नहीं बता सकती हूँ, और उसे भी कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, सिर्फ बता कह सकती हूँ कि उसने उस टाइम पर मुझे ब्लैकमेल किया था। वो कहता है कि ये सब कुछ तो मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूँगा, लेकिन फिलहाल जो तुमने उसका वीडियो बनाया है वो सही नहीं है, तुम उसे डिलीट कर दो। लेकिन मोमो डिलीट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो वो कहता है कि तो फिर डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओ, और वो बटलर को उसे घर ले जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। मोमो तो उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगती है और कहती है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तब तुम पछताओगे। जिसके बाद यूथिंग बॉडीगार्ड से गार्डन के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। तो वो सब कुछ बता देता है कि मैडम ने कहा था कि मिस मिन ने उन्हें क्लब में फ्रेम किया था, जिसके बदले वो उन्हें सबक सिखाना चाहती है, और मिस मिन ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया था, और वो उनकी फ्रेंड है, ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट की थी, और ये बात भी एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने उनके डिज़ाइन भी चुराए हैं। इनकी सारी बातें चुपके से मिन भी सुन रही होती है, और ये सब सुनकर यूथिंग सोचने लगता है कि क्या मैंने मोमो को गलत समझ लिया है। इसलिए वो मिन के पास जाता है और मिन से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने बॉडीगार्ड और मेरी सारी बातें सुन ली है। तो मिन कहने लगती है जरूर से मोमो ने खरीद लिया होगा, तभी तो उसकी साइड ले रहा है। यूथिंग कहता है कि ये मोमो का नहीं बल्कि मेरा गार्ड है, और मेरे गार्ड मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये तो क्लियर है कि तुम और मोमो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, और तुमने स्कूल टाइम में ही उसके डिज़ाइन चुरा लिए थे। मिन मना करने लगती है। तो यूथिंग कहता है कि ठीक है, तुमने जो डिज़ाइन पब्लिश किए हैं उन्हें ड्रॉ करके दिखाओ। अब उसने खुद तो बनाए नहीं थे, इसलिए ड्रॉ नहीं कर पाती है। तो वो यहाँ पर अपनी गलती मान लेती है कि हाँ, मैंने उसके डिज़ाइन चुराए थे, लेकिन बहाना करने लगती है कि बचपन में मैं काफ़ी ज़्यादा पुअर थी और वो मेरी मजबूरी थी, वगैरह वगैरह। तो यूथिंग पूछने लगता है कि क्या क्लब में भी तुम्ही ने उसे बुलाया था। तो वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि मैंने उसे नहीं बुलाया था, बल्कि मैं तो वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने जाने वाली थी, क्योंकि मैंने उसके डिज़ाइन चुराए थे, इस बारे में उसे पता चल गया था। और सारी बातों को घुमा फिरा के यूथिंग को बता देती है, और यूथिंग भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी जाकर मोमो से माफ़ी मांग लेना। तभी यहाँ पर उसे कॉल आने लगती है। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिन बैंक को कॉल करती है और कहती है कि उस मोमो के लिए यूथिंग कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो बैंक उसे आइडिया देता है यूथिंग को अपने साथ फ्रेम करने का, जो कि मिन को काफ़ी पसंद आता है। इधर यूथिंग के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो बताता है कि आपकी
यह जो कहती है कि मुझे पता चला है कि यूथिंग की मिस्ट्रेस भी है। तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मोमो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इस बारे में पता लगा और यूथिंग की चीटिंग के खिलाफ मुझे एविडेंस चाहिए नेक्स्ट मंथ होने वाली फैमिली गैदरिंग से पहले, अदरवाइज तुम्हारे डैड को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कॉल रखने के बाद मोमो सोचने लगती है कि यूथिंग तो मुझसे आज ही डिवोर्स लेना चाह रहा है, आखिर मैं इस डिवोर्स को फैमिली गैदरिंग तक कैसे टालूंगी। इधर जब यूथिंग घर आता है तो बटलर उससे कहने लगता है कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से प्लीज आप मैडम से डिवोर्स मत लो। मैडम की कोई ना कोई मजबूरी होगी, इसीलिए वो आपको सच्चाई नहीं बता रही है, या फिर आपने उन्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है क्योंकि मोमो तो उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। उसकी स्माइल देख बटलर कहने लगता है कि आप मैडम से डिवोर्स नहीं लेंगे ना। यूथिंग कहता है कि आज आपको कुछ ज़्यादा ही बातें आ रही है। वो कहता है कि मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उस लेडी के साथ नाइट स्पेंड की है। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। बटलर कहता है कि आपको तो पता है ना कि आप मैरिड हैं। यूथिंग बताता है कि उस दिन इंपीरियल क्लब में उसने मेरी हेल्प की थी। उसी दिन मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन तब मेरी शादी नहीं हुई थी। ये बोलकर वो चला जाता है। बटलर तो खुश हो जाता है कि इसका मतलब कि मास्टर ने मैडम को शादी के बाद चीट नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में लॉयर मोमो को डिवोर्स एग्रीमेंट देती है साइन करने के लिए, लेकिन मोमो साइन करने से साफ मना कर देती है। लॉयर कहती है कि क्या आप चाहती है कि मिस्टर गो आपको फोर्स करें। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो भी साइन नहीं करने वाली, और यूथिंग से कहने लगती है कि मार डालो मुझे, फिर ले आना अपनी इस लवर को, मेरे जीते जीते इस घर में नहीं आने दूंगी। जो सुनकर यूथिंग और बटलर दोनों ही हैरान हो जाते हैं, और बटलर कहने लगता है कि प्लीज आप मास्टर को गुस्सा मत दिलाओ। और यूथिंग भी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरह बकवास करोगे तो तुम्हें साइन नहीं करना पड़ेगा। मोमो कहती है कि तुम मार डालो मुझे, वैसे भी यहाँ से जाने के बाद मैं होमलेस हो जाऊंगी। यूथिंग सोचता है मतलब कि चैन फैमिली से अपने घर में नहीं लेगी, और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मर जाओगी तो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट का क्या होगा, और उन लोगों को वहाँ से भेज देता है। और उससे कहने लगता है कि मैंने इस मैटर के बारे में पता किया, मिन ने एडमिट कर लिया है कि उसने तुम्हारे डिजाइन चुरा है, लेकिन वो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती है, लेकिन तुमने इस चीज़ के बदले उसे पीटा, ये तो गलत बात है। मोमो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस की सिफारिश कर रहे हो, और उसका क्या जो उसने उस दिन मेरे साथ क्लब में किया था। मेरे फ़ोन में उसके कॉल रिकॉर्ड भी है। तो वो कहने लगता है कि उसने सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था, न कि तुम्हें बुलाने के लिए, और वही सारी बातें घुमा फिरा कर बताने लगता है जो कि मिन ने उसे बताई थी, और कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहूँगा जिसने उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था। मोमो कहती है कि मैं तुम्हें 10,000 बार बता चुकी हूँ कि ये सब कुछ मैंने ही करवाया था, लेकिन तुम मेरा भरोसा ही नहीं कर रहे हो, और वैसे भी हम मैरिड है और तुम उसका साथ दे रहे हो, उसे अपनी मिस्ट्रेस बना कर रखा है, तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है। वो कहती है कि 3 महीने के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तुम्हें भी मुझे चीट करने का कोई हक नहीं है, और उससे कमीना कहने लगती है। वो कहता है कि मुझसे पहली बार किसी ने ऐसे बात की है। वो कहती है कि खैर जो कुछ भी हो, लेकिन मैं डिवोर्स एग्रीमेंट तो साइन नहीं करने वाली, और वहाँ से जाने लगती है। यूथिंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि उस वीडियो को डिलीट कर दो। मोमो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन उस वीडियो को डिलीट करने को नहीं। यूथिंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है और कहने लगता है कि इसीलिए मैंने मिन को चूज़ किया, क्योंकि वो मेरी हर बात मानती है और तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती, और वहाँ से चला जाता है। मोम भी गुस्सा करने लगती है कि खुद ने तो बाहर गर्लफ्रेंड बना कर रखी है और मुझसे ओबीडियंट होने की उम्मीद करता है। तभी वहाँ पर बटलर आता है। उसे लगता है कि फिर से यूथिंग आया है, तो फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है। बटलर आकर उसे समझाने लगता है कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मास्टर सच में आपकी ही केयर करते हैं। वो कहती है अच्छा तभी बाहर मिस्टेक बना रखी है। बटलर बताता है कि एक्चुअल में वो उनके सेवियर की बेटी है और उसने भी एक बार उनकी हेल्प की है, इसीलिए उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी हुई है, अदरवाइज वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। लेकिन मोमो का मूड काफ़ी ऑफ होता है। वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में यूथिंग को देखते हैं जैसे कि नींद नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ पर बटलर उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और कहता है कि इन मेडिसिन को खाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नींद आ जाएगी। आपको अपनी वाइफ के साथ काफ़ी अच्छे से नींद आती है, तो आप उन्हें अपने साथ सोने के लिए क्यों नहीं बुला लेते हैं। वो कहता है कि वो मुझसे काफ़ी नाराज़ है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। बटलर कहता है कि आप अपनी वाइफ पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। यूथिंग कहता है कि तुम्हें तो पता है कि उसे मेरी स्टेप मॉम ने भेजा है, आखिर मैं उस पर कैसे भरोसा कर लूँ। बटलर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैडम इस तरह की पर्सन है जिन पर भरोसा ना किया जाए, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो मेडिसिन खा लेता है। इधर मोमो को देखते हैं जो कि मजे से सो रही होती है। तभी उसे फील होता है कि उसके पास कोई है और वो डर जाती है और यूथिंग को देखकर कहने लगती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। यूथिंग तो उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मेरा पेट ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं करने वाले। वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और उसे सुला देता है। वो फिर भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाने देता और कहता है कि कल तुम्हें काम पर नहीं जाना है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, तुम्हें अपनी नींद की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि एक दिन काम पर नहीं जाने से क्या होता है, रोज रोज मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइंस बनाती हूँ और तुम मुझे रात को एज अ पिलो यूज़ करते हो।
अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं इसके लिए भी चार्ज करूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ सोने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा। वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह से तुम्हारे साथ मेरे अलावा और कोई नहीं सो सकता, और तुम मुझे अपनी वाइफ अपने मूड के हिसाब से नहीं कहोगे। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मतलब हूँ। तो वो अचानक से उसके क्लोज आ जाता है। वो पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जब तुम अपनी वाइफ की ड्यूटी को इतने अच्छे से निभा रही हो तो क्यों ना मैं भी अपने हस्बैंड की ड्यूटी को निभाऊं, और उसे किस करने के लिए जाता है। तो वो उसे रोक देती है और फिर कहने लगती है कि मेरा पैर अभी ठीक नहीं हुआ ना। तो वो कहता है तो फिर अपना मुंह बंद रखो, और सो जाता है। लेकिन वो अभी भी पापा किए जा रही थी और कहने लगती है कि तुम सच बोल रहे हो ना, तुम सिर्फ मेरे साथ सोओगे ना, और कुछ तो नहीं करोगे। युतिन कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो जरूर कर लूंगा, और उसे चुपचाप सोने के लिए कहता है और दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युतिन ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। तभी यहाँ पर बटलर आ जाता है और कहने लगता है कि लास्ट नाइट तो आप एक से सो नहीं पाए होंगे, अपने मैडम को क्यों नहीं बुलाया। युतिन कहता है कि मैं ठीक से सोया, और वहाँ से चला जाता है। तभी बटलर की नजर मोमो पर जाती है और वो समझ जाता है कि दोनों साथ सोए थे। तो कहता है कि तभी मैं सोचूं मास्टर को अच्छे से नींद कैसे आ गई। लगता है मैडम मास्टर के इंसोम्निया के लिए परफेक्ट एंटीडोट है। इतना अच्छा इनका रिश्ता है, पता नहीं क्यों डिवोर्स लेना चाहते हैं। इनका डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मोमो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पर बटलर एक एग्रीमेंट लेकर आता है, जिसे देखकर मोमो कहने लगती है कि युतिन ने फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट भेज दिया। कल रात तो मेरे साथ बड़े ही अच्छे से सोया था। बटलर हंसने लगता है और कहता है कि एक बार आप ध्यान से देख तो लो। एक्चुअल में ये एग्रीमेंट स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके लिए उसने मोमो को कुछ कंपनसेट किया होता है। यहाँ पर बटलर मोमो से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मास्टर आपके लिए फीलिंग्स रखने लगे हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि शादी के बाद उन्होंने किसी भी वुमन के साथ बेड शेयर नहीं किया है। मोमो तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तो मैं उसका दिल जरूर चुरा लूंगी। एक दिन में युतिन का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने सुना है कि 2 वुमन्स की फाइट तुम्हारे लिए चल रही है। अगर सच में बाहर तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस है तो तुम्हारी स्टेप मॉम इस चीज का फायदा उठा सकती है और तुम्हारी पोजीशन छीन सकती है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी यहाँ पर युतिन का नेफ्यू उसे एक फाइल देने के लिए आता है। युतिन उससे कहता है कि कल रात तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। तो वो जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो मोमो का नाम सुनता है, जो सुनकर वो सोचने लगता है कि चैन मोमो तो वही लड़की है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो युतिन को बताता है कि आज रात को आपका मिस मैन के साथ डिनर है। नेक्स्ट सीन में वो मैन के साथ डिनर कर रहा होता है। मैन कहती है कि ये डिनर तुम्हारे डिवोर्स की खुशी में है। वो कहता है कि मेरा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम इतने नाखुश क्यों लग रहे हो, तुम्हें तो कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग है। और उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि क्या तुम अब अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हो। यहाँ पर उसे मोमो का ख्याल आता है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कहने लगता है कि मैं 3 महीने बाद डिवोर्स ले लूँगा। ये तुमने इतनी जल्दी किस बात की है, और मुझे पता चला है कि तुम सभी जगह अपना काम निकालने के लिए मेरा नाम यूज़ कर रही हो और सभी को बता रही हो कि तुम मेरी वुमन हो। देखो अब मैं मैरिड हूँ, तो फिलहाल मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है और वो समझ जाती है कि युतिन के दिल में मोमो के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। तो वो सोचती है कि मुझे मिसेस को किसी भी हाल में बनना ही होगा। मैं अपने रिच बनने के रास्ते में मोमो को बिल्कुल नहीं आने दूंगी। इसके बाद युतिन जब घर आता है तो मोमो उसे अपने डिजाइन दिखाती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं। वो कहता है कि आप आकर रेस्ट कर लो। वो पूछने लगती है कि क्या आज भी हम साथ सोने वाले हैं। वो कहता है कि हाँ, क्या हुआ। वो कहती है कि मैं सुबह 10 बजे तक सोऊंगी, जिसके लिए वो मान जाता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसने मेरी बात को टाला नहीं, अब धीरे धीरे ये मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। जिसके बाद वो सोने जाते हैं। यहाँ पर मोमो उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे नेक्स्ट मंथ फैमिली गैदरिंग में इन्वाइट किया है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो कहती है लेकिन 3 महीने बाद तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। तो वो कहता है कि 3 महीने बाद होने वाला है, अभी नहीं। अभी तो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें वहाँ पर मेरी वाइफ बहन के चलने में क्या दिक्कत है। तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो पूछने लगता है कि क्या बात है, आजकल तुम मेरी सारी बातें मान रही हो, बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो। वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि 3 मंथ तक तुम मेरी वाइफ बनकर रहोगी और मैं तुम्हें स्वीट वाइफ की तरह ट्रीट करूँगा। तो वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मोमो मिन का पोस्ट देखती है, जिसमें उसने डिनर की पोस्ट डाली होती है, जिसमें कि उसकी फोटो होती है और युतिन के हाथ होते हैं। उसके हाथ की पोस्ट देखकर मोमो समझ जाती है कि युतिन कल मिन के साथ था। इसलिए वो युतिन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि फेंगी रेस्टोरेंट में बहुत ही डिलीशियस खाना मिलता है। मैं हमेशा से ही वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ तक कि वीआईपीज़ को भी काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो युतिन कॉल कर उस रेस्टोरेंट को ही खरीदवा लेता है, वो भी अपनी वाइफ के नाम से। नेक्स्ट सीन में मिन उस रेस्टोरेंट में गुस्सा करते हुए पहुंचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वीआईपी कार्ड डीएक्टिवेट करने की। वो कहता है कि ये हमारे नए बॉस का ऑर्डर है कि आपको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। वो कहने लगती है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा बॉयफ्रेंड इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन गु युतिन है। वो बताता है कि इस रेस्टोरेंट मिस्टर गु ने ही खरीदा है। तभी वो न्यूज़ में भी देखती है कि फेंगी रेस्टोरेंट को मिस्टर गु युतिन ने अपनी वाइफ के लिए खरीद लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वाइफ को इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, जो जानकर मिन तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है।
नेक्स्ट सीन में मोमो अपना काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर यूतिंग आता है। मोमो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिन का कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और इस तरह वो छिड़ के गई है। यूतिंग उसके है, लेकिन यूतिंग कहता है कि ये मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया है और 400 मिलियन गुगुप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मोमो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे और भी ज़्यादा खुशी होती है जब वो न्यूज़ में देखती है कि यूतिंग ने सबको बताया होता है कि ये नेकलेस वो अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है। जिसके बाद वो उस नेकलेस का फोटो खींचकर पोस्ट डालती है कि अब उस मैन को पता चलेगा कि एक मिस्ट्रेस का कोई फ्यूचर नहीं होता। तभी यहाँ पर यूतिंग आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, सोने का टाइम हो गया है। मोमो कहने लगती है कि अगर हम डिवोर्स ना ले तो, लेकिन इस बात का यूतिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और सोने के लिए कहता है। तो वो कहने लगती है कि जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे मैं नहीं सोऊंगी। तो वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं होता मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर वो डर जाती हैं और कुछ भी नहीं कहती। इधर हम मिन को देखते हैं जो कि मोमो की पोस्ट देख लेती है और उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि यूतिंग ने मोमो को 400 मिलियन का नेकलेस दिलाया है और सोचने लगती है कि अगर ये मोमो बीच में नहीं आती तो ये सब कुछ मेरा होता, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। और वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि फैंगी रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में मोमो को न्यूज़ से पता चलता है कि फैंगी रेस्टोरेंट में मिन की पिटाई हुई है। तभी उसे यूतिंग की भी कॉल आ जाती है। वो उससे अच्छे से बात कर रही होती है लेकिन वो उसे डांटने लगता है कि चैन ग्रुप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी क्यों किया, ये सब तुमने ही करवाया है ना। मैंने तुमसे कहा था कि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है और उस टाइम पर ही इस मैटर को ख़त्म करने के लिए कहा था, फिर तुमने इस मैटर को फिर से क्यों उछाला। मोमो से समझाती है कि वो फिर से मेरे डिज़ाइंस को यूज़ करके मेरी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूतिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि मोमो इंजर्ड हुई है, कहीं ये सब कुछ भी तुम्ही ने तो नहीं करवाया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बोलकर कॉल कट कर देता है। मोमो को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसे अभी भी उस मेन की फिक्र होती है। इधर हम मिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी यहाँ पर यूतिंग आता है। वो उससे कहने लगती है कि मैं तो बस फैंगी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे अनवांटेड पर्सन बोलकर बहुत बुरा बिहेव किया और मेरे कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया, ये बोलकर कि यहीं के बॉस ने कहा है। यूतिंग समझ आता है कि उसके कार्ड को मोमो ने ब्लॉक करवाया था। मिन बनने लगती है कि मैंने तो उससे माफ़ी भी मांग ली है, आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये सब कुछ भी उसी ने करवाया होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे फिर से हर्ट ना करे और उसे खुद को छोड़ के जाने के लिए मना करने लगती है। तो यूतिंग भी उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर भी वो डरने का नाटक कर रही होती है और उसे साथ रुकने के लिए कहती है। तभी यूतिंग को कॉल आने लगती है तो वो उसके साथ वाली लड़की को उसका ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिन काफ़ी खुश हो रही होती है कि यूतिंग को मैं मोमो से छीन कर रहूँगी। इधर बाहर यहाँ पर मोमो पहुँच गई होती है। यूतिंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बटलर सॉरी कहने लगता है कि मैंने इन्हें रोका लेकिन इन्होंने नहीं सुना। यूतिंग बटलर को वहाँ से भेज देता है और मोमो से कहता है कि तुम चलकर मिन से माफ़ी मांग लो। वो कहने लगती है कि किस बात की माफ़ी। वो कहता है कि जो तुमने स्टेटमेंट जारी करवाया था उसी बात की। वो बताने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। वो कहता है कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, मैं सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करता। वो कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताती, तुम तो हमेशा उसकी ही साइड लेते हो और अभी भी उसी की साइड ले रहे हो। वो कहने लगता है कि गलती तुम्हारी ही है, तुमने उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी करवाया और मैंने तुम्हें फैंगी रेस्टोरेंट खरीद कर दिया तो तुमने उससे ब्लैकलिस्ट करवा दिया और उसके वहाँ पर काफ़ी इंसल्ट करवाई। तुम्हें नहीं लगता कि इस बात के लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो मोमो कहने लगती है कि अच्छा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरा क्या, जिसका यूतिंग के पास तो कोई जवाब नहीं होता। वो कहने लगता है कि वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार थी तो तुम्हें भी उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन वो माफ़ी मांगने से सब मना कर देती है और फिर उसे मनाने लगती है कि छोड़ो ना ये सब, हम उसको लेकर क्यों लड़ रहे हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, वैसे भी यहाँ पर तुम्हें ठीक से नींद नहीं आएगी। लेकिन यूतिंग मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर भी ठीक से सो सकता हूँ और वहाँ से चले जाता है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी परेशान होता है। वो मोमो के बारे में ही सोच रहा होता है जब उसने कहा था कि अगर हम डिवोर्स ना ले तो। वो मोमो को काफ़ी मिस कर रहा होता है, इसलिए बटलर को कॉल करके उसके बारे में पूछने लगता है। बटलर बताता है कि मैडम जब से आई है अपने रूम में ही है और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो यूतिंग उसे जाकर खाना देने के लिए कहता है। बटलर पूछने लगता है कि क्या आप आज रात घर आएंगे, लेकिन यूतिंग आने से मना करके कॉल कट कर देता है। तभी यहाँ पर मिन आ जाती है और उससे चिपकने लगती है। यूतिंग उसे जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है मुझे अकेले में काफ़ी डर लग रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो ना। लेकिन यूतिंग मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरे रूम में जाकर रेस्ट कर रहा हूँ, तुम भी जाकर रेस्ट करो। लेकिन वो उल्टी सीधी बातें करने लगती है कि मेरे साथ भी तुम्हें काफ़ी अच्छे से नींद आएगी और मैं भी तुम्हें अच्छे से सर्व कर सकती हूँ, जिस पर वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मैं मैरिड हूँ, इसलिए ये बकवास बातें मुझसे ना किया करो। और वो गुस्से से गेस्ट रूम में सोने के लिए चले जाता है। मिन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर मिन ने उस लड़की से अपनी और यूतिंग की क्लोज हुई फ़ोटो क्लिक करवा ली होती है।
इधर बटलर मोमो के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने से साफ मना कर देती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहने लगती है कि मैं ही पागल थी जो खुद को वहाँ पर ह्यूमिलेट करवाने गई। बटलर उसे समझाने लगता है कि आपने बॉस से बिना पूछे डिसीजन ले लिया, इसीलिए वो आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो पूछने लगती है कि यू थिंक आजाद घर आने वाला है, तो वो कहता है कि नहीं। तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वाइफ होते हुए किसी और के साथ रुक रहा है, चीटर कहीं का। तभी वो मोबाइल में देखती है कि उस विला को यूथिंग ने मैन के नाम कर दिया है, तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मैन के पास पहुंच जाती है। मैन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि ऑफकोर्स मैं अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। तभी यहाँ पर यूथिंग आ जाता है, तो मोमो उसके पास जाकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, मुझे पता है कि तुम ठीक से नहीं सो पाए होंगे। तभी मैन भी जाकर उसका हाथ पकड़कर बात करने लगती है। यूथिंग मोमो से कहने लगता है कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मोमो से कहने लगती है कि हाँ, सारी गलती मेरी ही थी, मैंने तुमसे बिना पूछे स्टेटमेंट जारी नहीं करवाना चाहिए था और मिन के कार्ड को भी ब्लॉक नहीं करवाना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो कहते कि अगर तुम माफ़ी चाहती हो तो तुम्हें एक और काम करना होगा, वो समझ आती है और कहने लगती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे माफ़ी मांगूँ तो ये कभी नहीं होने वाला, और जाकर सोफा पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है, फिर भी तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ ज़्यादा ही जगह है। वो कहते कि मैंने ऐसा कब कहा कि ये मेरी मिस्ट्रेस है। मोम कहती है तो फिर तुम ऐसे वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने क्यों लेकर गए थे, और मिन का डाला हुआ पोस्ट दिखाने लगती है जिसमें उसने विला वाला पोस्ट भी डाला होता है। तो यूथिंग उससे पूछने लगता है, तो वो कहने लगती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी, बस इसीलिए शेयर कर दिया। मोमो कहने लगती है कि तुम इसे विला भी दे रहे हो और कह रहे हो कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं है, अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, इसके बाद तुम इसे शादी कर लेना। डिवोर्स का नाम सुनकर तो बटलर उसे समझाने लगता है कि आप शांत हो जाइए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मास्टर ने कभी भी आपको चीट नहीं किया है। और यूथिंग भी कहने लगता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। तो मोमो कहती है कि ये सिर्फ तुम सोचते हो, ये नहीं, ये तो सभी को बताती फिरती है कि ये तुम्हारी वुमन है। और जब इसे फेंगी रेस्टोरेंट से ब्लॉक कर दिया गया था तो फिर ये वापस से रेस्टोरेंट क्यों गई, जिस दिन इस पर अटैक हुआ था इसने खुद नहीं खुद पर अटैक करवाया है। यूथिंग भी उसे डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी वुमन हो और सबको ये बताती क्यों फिरती हो। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें क्लब से एक वेटर के बारे में पता चला है जिसने कि उस आदमी की हेल्प की थी जिसने मैडम के साथ बदतमीजी की थी। मोमो कहने लगती है कि आज सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा कि आखिर उस दिन कौन गलत था। तभी यहाँ पर उस वेटर को लाया जाता है। यहाँ पर वो वेटर बता देता है कि बैंक और मिन की प्लानिंग होती है मोमो को फ्रेम करने की और उसका वीडियो बनाने की, और इन्होंने ही मोमो के नाम से रूम बुक करवाया था। लेकिन यहाँ पर मिन फिर से उस वेटर को ही झूठा कहने लगती है और उल्टा मोमो पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि तुमने इस आदमी को बुलाया है और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मोमो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने कई बार बैंक से बात क्यों की है, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स दिखा दो। अब मिन तो फंस जाती है और फटाफट कॉल रिकॉर्ड डिलीट करने लगती है, लेकिन यूथिंग को अब सब कुछ समझ आ चुका होता है और मिन की पोल खुल चुकी होती है। मोमो कहने लगती है कि अब इसकी सच्चाई तुम्हारे, तो अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। यहाँ पर मैंने यूथिंग से माफ़ी मांगने लगती है कि मैं मोमो से बहुत ज़्यादा जेलस थी, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मोमो को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पाए हो कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। इसका ट्रू फेस तुम्हारे सामने है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे क्या पनिशमेंट देते हो। मैं तुम्हारा घर पर वेट करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। मोमो के जाने के बाद वो उससे फिर माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यूथिंग को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो बैंक के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ सोई थी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं आज तुम्हारे हाथों के टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देता। और इस पर काफ़ी गुस्सा करता है। इधर मोमो के पास स्टेप मॉम की कॉल आती है जो कि उसे हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाती है। स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि तुमने अभी तक भी मुझे यूथिंग के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं दिया है जिससे कि मैं उसे उसकी चेयरमैन की पोजीशन से हटा सकूं और अपने ग्रैंडसन को दे सकूं। तो मोमो यहाँ पर उनकी हेल्प करने से मना कर देती है, जिससे मोम को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सर्वेंट को बोलकर उसके हाथों पर गर्म पानी गिरवा देती है। तभी यहाँ पर बटलर आता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और कहता है कि आपको काफ़ी चोट लग चुकी है, आप जाकर मेडिसिन ले लीजिए, मैं कान निकालता हूँ। और वो जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोमो को कोई किडनैप कर लेता है। जैसे ही बटलर देखता है कि मोमो नहीं है तो वो तुरंत ही मिस्टर गू को कॉल करके बताता है। तो यूथिंग मोमो के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करके उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर यूथिंग वैंग के डैड के पास होता है और उन्हें बोल रहा होता है कि अपने बेटे को समझा लेना, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर डैड तो इनोसेंट बन रहे होते हैं और उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। यूथिंग कहते हैं कि इतना इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम गू ग्रुप को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन ये बस तुम्हारा सपना ही रहेगा। मेरी वाइफ किडनैप हो गई है, अगर इसके पीछे तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का हाथ हुआ तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। और उसे धमकाकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन डैड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में मोमो को वैंग ने ही किडनैप किया होता है और डैड वैंग को कॉल करके कहने लगते हैं कि उसे छोड़ना मत, उसी लड़की के सहारे हम गू ग्रुप को पीट कर सकते हैं। इधर मोमो वैंग के पास होती है जो उससे कह रहा होता है कि तुम तो दिन पर दिन बहुत ही खूबसूरत होती जा रही हो, आखिर मैं तुमसे जेलस क्यों ना हो। मोमो से कहती है कि मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि वो तुम तक पहुंच पाएगा तब ना, और उसका मोबाइल लेकर तोड़ देता है।
और कहता है कि वो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा और उसे कार से भेज देता है। और वो मिन को कॉल करके बात करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है कि युतिन को तो सब कुछ पता चल ही गया है, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी यहाँ पर युतिन का असिस्टेंट और उसके आदमी मोमो के मोबाइल को ट्रेस करते हुए पहुंच जाते हैं और वो बैंक को पकड़ लेते हैं और मोमो के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और मेडिसिन ले लीजिए, मैं काम निकालता हूँ। और वो जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोमो को कोई किडनैप कर लेता है। जैसे ही बटलर देखता है कि मोमो नहीं है तो वो तुरंत ही मिस्टर गु को कॉल करके बताता है। तो युतिन मोमो के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करके उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर युतिन वैंग के डैड के पास होता है और उन्हें बोल रहा होता है कि अपने बेटे को समझा लेना, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर डैड तो इनोसेंट बन रहे होते हैं और उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। युतिन कहते हैं कि इतना इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम गु ग्रुप को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन ये बस तुम्हारा सपना ही रहेगा। मेरी वाइफ किडनैप हो गई है, अगर इसके पीछे तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का हाथ हुआ तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। और उसे धमकाकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन डैड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में मोमो को वैंग ने ही किडनैप किया होता है और डैड वैंग को कॉल करके कहने लगते हैं कि उसे छोड़ना मत, उसी लड़की के सहारे हम गु ग्रुप को बीट कर सकते हैं। इधर मोमो वैंग के पास होती है जो उससे कह रहा होता है कि तुम तो दिन पर दिन बहुत ही खूबसूरत होती जा रही हो, आखिर मैं तुमसे जेलस क्यों ना हो। मोमो से कहती है कि मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि वो तुम तक पहुंच पाएगा तब ना, और उसका मोबाइल लेकर तोड़ देता है और कहता है कि वो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा और उसे कार से भेज देता है। और वो मिन को कॉल करके बात करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है कि युतिन को तो सब कुछ पता चल ही गया है, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी यहाँ पर युतिन का असिस्टेंट और उसके आदमी मोमो के मोबाइल को ट्रेस करते हुए पहुंच जाते हैं और वो बैंक को पकड़ लेते हैं और मोमो के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और हंसने लगता है। इधर मोमो कंटिन्यू अपने पैरों से एफर्ट कर रही होती है ताकि उसकी कोई हेल्प कर सके। यहाँ पर ट्रैवलर से कहने लगता है कि तुम्हारे एफर्ट्स बेकार हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स बेकार नहीं होते। यहाँ पर युतिन का नेफ्यू इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और फिर जाकर मोमो की हेल्प करता है और उसे उस आदमी से बचाता है। यहाँ पर वो मोमो को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअल में 8 साल पहले ये दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर मोमो उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ पर मोमो उससे उसका फ़ोन मांगती है ताकि वो अपनी फैमिली को कॉल कर सके और वो युतिन को कॉल करने लगती है, लेकिन अभी यहाँ पर युतिन के गार्ड्स भी उसे ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। मोमो उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है तो वो उसे रोककर अपना कार्ड देता है कि तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यहाँ पर नेफ्यू को पता चल जाता है कि वो मैरिड है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मोमो अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है, तभी यहाँ पर युतिन आ जाता है, पूछने लगता है कि ये सब कुछ किडनैपर्स ने किया है। बटलर बताता है कि ये सब कुछ आपकी स्टेप मॉम ने किया है क्योंकि मैडम ने आपके बारे में कोई भी न्यूज़ उन्हें नहीं दी। यहाँ पर युतिन उसे मेडिसिन लगाने लगता है तो मोमो कहती है कि ये सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुमने मिन के साथ क्या किया। वो कहता है कि अगर वो दोबारा तुम्हारे सामने आएगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है इसका मतलब कि तुमने उसे कोई भी सजा नहीं दी। वो कहता है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, इतना काफ़ी है। तो मोमो कहने लगती है कि मुझे तो बिना गलती के भी तुम हमेशा माफ़ी मांगने के लिए बोला करते थे, और अब जब वो गलत है तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। और इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों मैं इससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ कि ये मुझसे प्यार करेगा। इसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वो कहती कि मैं इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मेरे को कोई भी सजा नहीं दी और इसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में मोमो उस नेकलेस को देखकर काफ़ी दुखी हो रही होती है। तभी यहाँ पर बटलर उसके लिए खाना लेकर आता है कि आपके लिए मास्टर ने भिजवाया है, वो आपकी काफ़ी केयर करते हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही है, आपको उनके रूम में जाना चाहिए, आखिर उन्हें इंसोम्निया है। मोमो कहती कि अपने मास्टर को बोल दो कि जाकर उसे मिन के साथ सो जाए और उसका नेकलेस भी लौटाने का बोलकर गुस्सा होकर वहीं पर सो जाती है। इधर ये दिन काफ़ी परेशान होता है। तभी यहाँ पर बटलर आता है और कहता है कि मैडम ने आपको नेकलेस वापस देने के लिए कहा है और कहा है कि अगर आपको नींद ना आए तो आप मिन के पास सोने जा सकते हो। ये दिन कहने लगता है कि इस लड़की का बहुत ही ज़्यादा बेटेम्पर है और बेचारा जब सोने के लिए जाता है तो उसे रात भर नींद भी नहीं आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मा ब्रेकफास्ट कर रही होती है और युतिन भी वहीं पर बुक देख रहा होता है। तभी बटलर आकर बताता है कि मैडम आपके कोर्ट में एक बिजनेस कार्ड मिला है और उसे देने के लिए जाता है, लेकिन युतिन उसे रोककर उससे वो बिजनेस कार्ड ले लेता है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि ये तो मेरे नेफ्यू का है। वो उससे पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बताती है कि उसी का है जिसने मुझे उस दिन किडनैपर से बचाया था और उससे मांगने लगती है, लेकिन वो कहता है कि इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। मोमो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। नेक्स्ट सीन में युतिन अपने नेफ्यू को कॉल करता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है कि जल्दी फैमिली गैदरिंग होने वाली तो है, हम वहीं पर मिल लेंगे। ड्राइवर बताने लगता है कि असिस्टेंट ने पता किया है आपका नेफ्यू मैडम को पहले से ही जानता है और शायद उन्हें पसंद भी करता है, जो जानकर युतिन को तो बहुत ही जेलसी होती है। इधर मोमो अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उसके मामा से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मोमो कहती है कि मेरा हाथ और लेग दोनों ही इंजर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने आई हूँ। मोम कहती है कि तुम युतिन को अपने साथ क्यों नहीं लाई, तो वो बताती है कि वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है
और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता है। मॉम तो इस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी शादी इतने रिच पर्सन से हुई है और तुम इससे डिवोर्स लेना चाहती हो। अगर तुमने उसे डिवोर्स लिया ना तो याद रखना कि तुम्हारा हमसे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। मोमो को तो बहुत ही बुरा लगता है कि अब मुझे वापस से युतिन के घर ही जाना पड़ेगा। वो अपना लगेज लेकर बाहर निकलती है और बटलर को कॉल करती है कि क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। मॉम मुझे घर में नहीं रहने दे रही है, तो बटलर कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी गो हाउस आपका ही घर है। इधर हम वेंग और मिन को देखते हैं। वेंग मिन से कह रहा होता है कि अब युतिन तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। अगर तुम युतिन के खिलाफ गवाही दोगी कि तुम उसकी मिस्ट्रेस हो तो उसकी स्टेप मॉम तुम्हें 10 बिलियन देगी, और मैं मोमो को भी कॉपरेट करने के लिए कहूँगा। मिन कहती है कि मोमो तुम्हारे साथ कभी भी कॉपरेट नहीं करने वाली। तो यहाँ पर वेंग उसे एक इंजेक्शन दिखाता है। ये मैंने स्पेशल अब्रोड से मंगवाया है। जैसे ही हम इसे मोमो को इंजेक्ट करेंगे वो वही कहेगी जो हम चाहेंगे, और हम उसे यही बुलवाएंगे कि युतिन ने उसे चीट किया है। मिन सोचने लगती है कि मिसेस वो नहीं बन पाई तो क्या हुआ, 10 बिलियन ही सही, और वो इस चीज के लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों ही मोमो को किडनैप कर लेते हैं और उसे वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो मोमो को स्टेप मॉम के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर मोमो कहने लगती है कि युतिन ने मुझे चीट किया है और शादीशुदा होते हुए भी बाहर मिन के साथ अफेयर रखा है। वेंग स्टेप मॉम से कहने लगता है कि अगर ये फैमिली गैदरिंग में ऐसे बोलेगी तो सही रहेगा ना, और उन्हें युतिन और मिन की कुछ फोटोज भी देता है, जिससे वो तो काफी खुश हो जाती है। लेकिन नेफ्यू अपनी ग्रैंडमा पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन ग्रैंडमा से समझाने लगती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, और मुझे पता है कि तुम मोमो को पसंद करते हो। आज मोमो तुम्हारे अंकल के साथ है क्योंकि तुम्हारे अंकल के पास पावर है। जब तुम्हारे पास पावर होगी तो ये लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। वो अपनी ग्रैंडमा को समझाने लगता है कि अंकल ऐसे नहीं है, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे वो कंपनी में से जरूर देंगे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उल्टा उसे ही चुप करवा देती है। इधर युतिन को उसका असिस्टेंट उस रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में उस रात उसके साथ मिन नहीं बल्कि मोमो ही थी। वो असिस्टेंट से कहने लगता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया, तो वो बताता है कि ये खराब था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट से ठीक करवाया है। युतिन कहता है कि इसका मतलब कि जिन्होंने मेरी जान बचाई थी उनके डॉक्टर मोमो है, ना कि मिन, और वो जेट पेंडेंट भी उसी का था। तभी यहाँ पर बटलर आकर बताता है कि मैडम किडनैप हो गई है। जब मैं उन्हें पिक करने के लिए गया तो वहाँ पर सिर्फ मुझे उनका लगेज ही मिला, वो वहाँ पर नहीं थी। असिस्टेंट कहने लगता है कि जल्दी फैमिली गैदरिंग होने वाली है, जरूरी आपकी स्टेप मॉम का काम होगा। नेक्स्ट सीन में युतिन स्टेप मॉम के पास पहुंच जाता है। स्टेप मॉम उसे कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि बाहर तुम्हारी एक मिस्ट्रेस है, और हमारी गो फैमिली में ऐसे इंसान को चेयरमैन की पोस्ट पर रहने का कोई भी हक नहीं रहा है, तो तुम्हें अपनी पोजीशन मेरे ग्रैंडसन को दे देनी चाहिए। युतिन कहने लगता है कि आप कह रही है कि मेरी बाहर कोई वुमन है, तो आपके पास इस बात का कोई सबूत है। मॉम कहती कि हाँ है मेरे पास सबूत, और वो वैंग, मिन और मोमो को बुलवाती है और उन्हें बोलने के लिए कहती है। यहाँ पर मोमो कहने लगती है कि युतिन ने मुझे चीट किया है और बाहर मिन के साथ अफेयर रखा है। मैंने तो उसे हमेशा अच्छे से ही ट्रीट किया, हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मिन को विला दिला देगा और उसके साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाता है कि मैडम स्टेप मॉम का साथ कैसे दे सकती है, लेकिन युतिन बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करता है। यहाँ पर स्टेप मॉम नाटक करने लगती है मिन पर गुस्सा करने का कि तुम हमारी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर मिन भी अपनी नौटंकी चालू कर देती है और कहने लगती है कि युतिन ने ही मुझे उस दिन क्लब में फोर्स किया था और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो मुझे छोड़ेगा नहीं, और इसी ने मुझे विला दिया था और वहाँ पर भी हमेशा मुझे टॉर्चर करता रहता था। असिस्टेंट गुस्सा करने लगता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, और युतिन से कहने लगता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, जबकि मैडम भी आपके बारे में ये सब कुछ बोल रही है। तो युतिन कहता है कि मोमो को मैनिपुलेट किया गया है, तुम देख नहीं रहे हो कि वो किस तरह से ब्लिंक खड़ी है। लेकिन स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी मिस्ट्रेस दोनों ही तुम पर चीटिंग का इल्जाम लगा रही है, तो तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो कहता है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, गुगरू देकर, आप यही चाहती है ना। स्टेप मॉम कहने लगती है कि टॉपिक को चेंज मत करो, लेकिन फिर कहती है कि वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा जो कैरेक्टर हमारे सामने आया है उस हिसाब से तो तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो तुम्हें अपनी पोजीशन मेरे ग्रैंडसन को दे देनी चाहिए। युतिन कहता है कि आपके एफर्ट अच्छे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पर वीडियो दिखाने के लिए बोलता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि मिन झूठ बोल रही है। उस दिन उसके साथ उस क्लब में मिन नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ मोमो थी। लेकिन यहाँ पर वेंग तो सीसीटीवी फुटेज को ही गलत कहने लगता है और मिन भी युतिन के बारे में भला बुरा बोल रही होती है। ये सब तमाशा देखकर नेफी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का, और फिर युतिन को बता देता है कि एक्चुअल में मोमो को इंजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से वो आपके खिलाफ बोल रही है। और यहाँ पर वो वेंग को पकड़ लेता है और उससे एंटीडोट मांगने लगता है, तो वेंग डरकर उसे एंटीडोट दे देता है। नेफी मोमो की तरफ देखकर सोचने लगता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। यहाँ पर असिस्टेंट मोमो को एंटीडोट देता है जिससे कि वो होश में आती है। अब मैं तुरंत ही युतिन से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे इस बार छोड़ दो क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाई थी। वो कहता है कि तुमने अभी भी गट से झूठ बोलने का, मुझे पता चल चुका है कि वो तुम्हारे डैड नहीं बल्कि मोमो के डैड थे। और वो मिन और वेंग को जेल भिजवा देता है और अपने नेफ्यू को गू ग्रुप का जनरल मैनेजर बना देता है।
अब इस टाइम मॉम की भी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यूथिंग उसे उसका जेट पेंडेंट दिखाने लगता है तो वो कहती है कि ये तो मेरा है जो खो गया था। यूथिंग उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता चला है तुमने क्लब में किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया तो अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं मिसेस वू की पोजीशन के लिए सही हूँ। वो कहता है कि पागल वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहने लगता है कि इस लाइफ में तो हम कभी भी अलग नहीं होने वाले, हम हमेशा साथ रहेंगे।